हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आपको एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन करवाती हूँ कॉस्ट शीट का, जिसके अंदर आपकी ए टू जेड सारी की सारी एडजस्टमेंट मोस्टली कवर हो जाएंगी। तो देखो, यही वो क्वेश्चन है, कंप्रिहेंसिव एग्जांपल कवरिंग ऑल द ट्रीटमेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है, अब मैम क्या मैं ये कर लूँगा तो इसके बाद मैं सारे कॉस्ट शीट के क्वेश्चन कर सकता हूँ? येस, अप्रॉक्स 90% आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक आधी कोई एडजस्टमेंट होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसका मतलब मैम, मुझे जितना भी मेरा एफर्ट है, जितना भी मुझे मेरा ध्यान है, फोकस सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर लगा देना है। येस, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग लगे, पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो काम बन जाएगा। एंड आई रियली होप कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको करवाया था वो सब रिवाइज करके आए हो। ठीक है, नहीं तो फटाफट से एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको। बेटा क्या है सबसे पहली चीज? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बन जाती है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बनेगी? ग्रॉस वर्क कॉस्ट। फिर एडजस्टमेंट करेंगे डब्ल्यूआईपी की, क्या बनेगी? नेट वर्क कॉस्ट। क्यूआरएसीपी के एडजस्टमेंट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगा। ओपनिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड को एडजस्ट करेंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनेगा। एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट करेंगे तो मेरा सेल्स निकल कर आ जाएगा। डन है जी, डन है। अब आपको मेन फोकस किस चीज़ पे करना है? पहली चीज़ प्राइम कॉस्ट, दूसरी चीज़ जो मेरा ये ग्रॉस वर्क कॉस्ट है, नेट वर्क कॉस्ट है, सीओपी, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स। ये अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके बाद आने वाली है। ठीक है जी, इतना तो हमें पता है तो चलो आगे चलते हैं। अब वैसे तो देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पेजेस में क्वेश्चन आया है। पर अगर आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपकी मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कवर होती चली जाएंगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, एक राइट अप्रोच क्या है भाई? छोटा छोटा सा मार्क करते हुए चलो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आने वाली है। ठीक है जी, छोटा छोटा मार्क करते चलोगे, आपको चीज़ें अपने आप अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती चली जाएगी। सबसे पहले डायरेक्टली कॉस्ट शीट पे जंप मत करना, अभी आप एक बार मार्क कर लो कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2021। मतलब किसकी बात कर रहे हैं मैम? लग तो रही है ओपनिंग की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे को डिटेल्स दे रखी है ना, स्टॉक की, एक्सपेंडिचर की, इनकम की, ये मुझे ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 की दे रखी है। तो अगर वो कोई भी चीज़, कोई भी डिटेल मुझे 21 की दे रहा है, इसका मतलब वो मेरा ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है। ठीक है जी, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर। ठीक है जी, ये डब्ल्यूआईपी ओपनिंग कहाँ जाता है मैम? ग्रॉस वर्क कॉस्ट के बाद डब्ल्यूआईपी की एडजस्टमेंट करती हूँ। और ये फिनिश गुड कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड की एडजस्टमेंट करूंगी। तो ये आफ्टर सीओपी होगा और ये आफ्टर आपका ग्रॉस वर्क कॉस्ट होगा। ठीक है जी, रॉ मटेरियल परचेज कहाँ जाएगा जी? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहे हैं जीएसटी जो हमने पे किया था, जो मैंने ऊपर ये परचेज करी है ना 20 लाख की, इसके ऊपर मैंने 18% का जीएसटी, विच मीन्स 3,60,000 रुपीज़ मैंने पे किए हैं जीएसटी के, टैक्सेस के। पर आगे ही एक लाइन लिखी हुई है, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने क्या बताया था? कोई भी टैक्सेस का नेचर अगर वो आपका इररिवोकेबल, मतलब बेसिकली ऐसा है कि इररिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल नेचर का है, कि आपको वापसी नहीं मिल सकता, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई उसका आपको कॉस्ट के अंदर ऐड करना है वो खर्चा। अगर वो आपको वापस मिल सकता है, रिफंडेबल नेचर का है, इसमें लिखा हुआ है ना कि एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, मतलब ये खर्चा जो है आपको माइनस करने को बाद में मिल जाएगा। तो ये जो टैक्सेस है उनको मैं ऐड करने वाली नहीं हूँ, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे नोट पे भी लिखा हुआ है, जीएसटी जो मैंने परचेज किया था मटेरियल को परचेज करते टाइम, जीएसटी जो मैंने पे किया था मटेरियल को परचेज करते टाइम, वो मेरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट नहीं बनने वाला है, क्योंकि उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो भी मैंने टैक्सेस पे करे थे वो मेरे नॉन रिफंडेबल नेचर के नहीं है, वो मेरे रिफंडेबल नेचर के है। ठीक है जी, उसके बाद फ्रेट इनवर्ड। भाई फ्रेट इनवर्ड, कोई भी मैम सामान ट्रांसपोर्टेशन अंदर आ रहा है फैक्ट्री के, कैरेज इनवर्ड, इसका मतलब क्या है? ये जाएगा मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर। ये कहाँ जाएगा जी? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में। उसके बाद वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री के वर्कर को कुछ भी दिया, कहाँ जाएगा? डायरेक्ट लेबर के अंदर, तो ये जाएगा डायरेक्ट लेबर में। उस फैक्ट्री के वर्कर के लिए मैंने पीएफ ईएसआईएस में करा, डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री के वर्कर को मैंने बोनस दिया, डायरेक्ट लेबर। रॉयल्टी पे कर दी, अरे भाई रॉयल्टी मैंने पे करी, कहाँ बताया था मैंने रॉयल्टी का आपको? मैंने बताया था मैम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल। अब देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है डायरेक्टली चार्जेबल टू प्रोडक्ट, मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट के लिए इतना पावर यूज़ हुआ, इतना फ्यूल यूज़ हुआ, तो इसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है इस प्रोडक्ट में पावर एंड फ्यूल कितना कितना यूटिलाइज हुआ है। अमाउंट पेड फॉर द परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न, जो मैंने मोल्ड और पैटर्न खरीदे हैं तो उसके परचेज के लिए जो मैंने अमाउंट पे किया है, ठीक है, वो आगे बता रहा है। लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 years प्रोडक्शन,
जो उसकी लाइफ है वो 2 साल की प्रोडक्शन के इक्वलाइजेशन के अंदर है। भाई देखो, मोल्ड और पैटर्न एक तरीके से क्या आपका डायरेक्ट खर्चा है। आपको पता है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, ये एक मोल्ड है। आपको पता है कि इस, एक सेकेंड, ये एक मोल्ड है। आपको पता है कि इस मोल्ड, मोल्ड का मतलब क्या होता है मैम? मोल्ड का मतलब होता है साँचा। इस मोल्ड में मेरी 1000 यूनिट्स ही बन सकती है, उसके बाद जो ये मोल्ड है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसका मतलब मैम ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ना, क्योंकि मैं निकाल सकती हूँ कि इस मोल्ड के थ्रू कितनी यूनिट्स बन सकती है, तो पर यूनिट पे इस मोल्ड का खर्चा कितना आएगा। क्योंकि मुझे पता है मोल्ड एक साँचा है, साँचा कभी ना कभी तो ख़राब हो गई, तो मुझे पता है कि इतनी यूनिट्स बनाने के बाद मेरा वो जो मोल्ड है वो साँचा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये क्लैरिटी मिल गई कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। पर आगे क्या लाइन लिखी हुई है? लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 ईयर्स प्रोडक्शन। मतलब इसकी लाइफ कितनी है, कितने टाइम तक ये साँचा चलेगा, मेरा मोल्ड जो चलेगा कितने टाइम तक? 2 साल की प्रोडक्शन तक। अब हम जो निकाल रहे हैं वो तो 1 साल का निकाल रहे हैं। इसका मतलब जो ये मोल्ड का खर्चा है, समझ पा रहे हो? ये जो मोल्ड का खर्चा है आपका 1 लाख रुपीज़ का, ये कितने का है? सॉरी, 1,60,000 रुपीज़ का। ये जो आपका खर्चा है ये 2 साल का है, आपको निकालना है 1 ईयर का। तो यहाँ पे आप 1,60,000 नहीं दिखाओगे, डिवाइड बाय 2 करके आप 80,000 रुपीज़ का खर्चा जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाओगे। रीज़न समझ में आया कि वाई डायरेक्ट एक्सपेंस? ठीक है, तो मैम अब एक काम करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे मोल्ड्स एंड पैटर्न। तो हमें क्लियर हो गया कि ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। ओके जी, ओके रिपोर्ट है। आगे चलो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर। अब बेटा ये भी पॉइंट मुझे आपको समझाना है। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर का मतलब ये है कि भाई मेरे को ना एक कॉन्ट्रैक्चुअल काम कराना था। एक तरीके से क्या ये मेरी वर्क लेबर है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। समझ रहे हो? वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आज आप टेलर के पास गए, आपने कहा जी मेरा सूट सिल देना, आप समझ रहे हो? तो उस सूट के उसने आपको स्टिचिंग चार्जेस बताए 500 रुपीज़। तो आप डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो ना कि मेरे प्रोडक्ट के लिए कितने चार्जेस लगे, मेरे जॉब वर्क कितना लगा, 500 रुपीज़ का। आप समझो? तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई है कि अगर कोई भी चीज़ मुझे स्पेसिफाई करवानी है, कुछ स्पेसिफिकेशंस करानी है, तो मैं सामने वाले पर्सन को जॉब चार्जेस पे करती हूँ उस काम पे, जॉब पे, मतलब उस बेसिकली प्रोडक्ट पे जॉब वर्क करने के लिए। अब वो मुझे पता है कि वो जो खर्चा आया है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आया है, तो वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट जो है वो बन जाता है। ये भी कहाँ आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख देंगे, जॉब चार्जेस, जो हम जॉब वर्कर को पे कर रहे हैं। ये भी चीज़ क्लियर हो गई, जॉब चार्जेस समझ में आ गया। इससे रिलेट करके रखना टेलर वाला अपना एग्जांपल। आपको पता है भाई, आपको सूट सिलवाना, आपको ट्राउजर सिलवाना, आपको कुछ भी सिलवाना है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चार्जेस होते हैं। सूट सिलवाने गए 500 रुपीज़, ट्राउजर सिलवाने गए 400 रुपीज़, कोट पैंट सिलवाने गए 2000 रुपीज़। तो आपको पता है हर प्रोडक्ट के लिए, हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इतना इतना खर्चा लगेगा। आप प्रोडक्ट पर डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो वो खर्चा, इसलिए जॉब चार्जेस मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे। ठीक है जी, आगे चलो। मैम स्टोर एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। कोई देखने सोचने वाली बात ही नहीं, पता ही हमें। डेप्रीसिएशन, अब ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके क्या करना है, 70 के 70,000 रुपये डेप्रीसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देना। थोड़ा रुको, पेशेंस रखो और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। मैम प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड में, मैम फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड में। तो मतलब ये दोनों तो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलो। ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन क्या फैक्ट्री ओवरहेड में डालोगे? बताओ, ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन क्या फैक्ट्री ओवरहेड में डालोगे? नहीं मैम, ये तो मैं एडमिन के खर्चों में डालूंगा, विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिन के एक्सपेंसेस जो कि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है उनके लिए। ठीक है जी, जो व्हीकल डायरेक्टर यूज़ करते हैं उनका खर्चा, मैम डायरेक्टर तो बैठते हैं मेरे वो ऑफिस के अंदर, तो इसका मतलब ये भी कहाँ जाएगा मेरे? एडमिन नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर। डिलीवरी के व्हीकल है उनका डेप्रीसिएशन, मैम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चों में जाएगा। ठीक है जी, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स, मैंने क्या बताया, फोरमैन, सुपरवाइजर्स, इन सब की सैलरी कहाँ जाती है? मैम फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर इनकी सबकी सैलरी जाती है। ठीक है जी, उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगेन वही सेम कहानी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी का हो रहा है, कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का हो रहा है, ऐसी बिल्डिंग जो कि सेल्स ऑफिस की है, कहाँ जाएगा जी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे अलग अलग भी दिखा सकते हो, एक साथ कंबाइन करके भी दिखा सकते हो। मैम आपके हिसाब से प्रेफरेबल क्या है? मेरे हिसाब से प्रेफरेबल है कंबाइन करके दिखा देना, बिकॉज ज़्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, डिलीवरी व्हीकल्स कहाँ जाएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। मैम व्हीकल जो डायरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई व्हीकल डायरेक्टर यूज़ कर रहा है,
बताओ वो कहाँ जाएगा मैम, उसका डेप्रिसिएशन जो है वो एडमिन वाले खर्चों में जाएगा, जर्नल वाले में, ठीक है ना, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। आगे चलो, इतना क्लियर हो गया। मुझे एक चीज़ कंफर्म कर दो, कॉस्ट शीट बनाने का काम फिर 5 मिनट का रह जाएगा अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो। इसके अंदर नया वाला क्या पॉइंट था वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मैम इसके अंदर नई चीज़ जो थी वो थी एक जीएसटी वाला, इसका मुझे आईटी से मिलने वाला है, मतलब ये जो मेरा टैक्सेस है, जो ड्यूटीज़ जो मैंने पे करी है वो मेरी रिफंडेबल नेचर की है, ठीक है जी, इसलिए मैं इसको शो करके नहीं दिखाऊंगी, पहली चीज़। दूसरी दूसरी जो इंपॉर्टेंट थी वो थी मेरी यहाँ पे मोल्ड्स एंड पैटर्न्स। मोल्ड्स एंड पैटर्न्स डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, क्यों, मोल्ड की मुझे लाइफ पता है, मुझे पता है कि इतनी यूनिट्स से बनकर आ सकती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साल का खर्चा 1,60,000 है, तो मैं तो 1 साल की बना रही हूँ, तो यहाँ पे 80,000 रुपये में शो करके दिखाऊंगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जॉब चार्जेस। जॉब चार्जेस से कैसे रिलेट करोगे, टेलर वाले एग्जाम्पल से, एक तरीके का क्या है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। फिर चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी थी वो क्या थी भाई, सीधा अंधाधुन डेप्रिसिएशन रिपेयर मेंटेनेंस देख के पूरा का पूरा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं डालना, अंदर जाके देखो कि किसके अंदर जाएगा वो, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जा रहा है, चाहे वो एडमिन में जा रहा है, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, किसके अंदर जा रहा है। प्रेफरेबल क्या है मैम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग दिखाए, एक साथ दिखाए, एक साथ दिखाओगे काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम प्लांट एंड मशीनरी का फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री की बिल्डिंग का फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्टॉक मतलब जो मेरा रॉ मटेरियल है उसका स्टॉक, और डब्ल्यूआईपी का, ये भी मैंने बताया था, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी के स्टॉक का जो इंश्योरेंस प्रीमियम करा रहे हो वो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जाएगा। मैम एक्सपेंसेस जो मैंने क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज़ के लिए करे हैं, अच्छा जी, ये कौन से एक्सपेंसेस हो गए, आपको पता है मैंने कॉस्ट पढ़ाई थी आपको, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ये क्वालिटी वाली कॉस्ट में जाएंगे, कहाँ से मैम, QRACP को भूल गए, तो ये क्यू वाला पार्ट है, सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, भाई सैलरी जो उन स्टाफ को पे कर रहे हैं क्वालिटी के खर्चों के लिए पे कर रहे हैं, क्वालिटी की कॉस्ट में जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट के लिए, इसका मतलब क्या है, ये R&D वाली कॉस्ट में जाएगी, आर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, समझ में आ गया। इसके बाद एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, जो एक्सपेंसेस मैं पे कर रही हूँ पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए। मैम ये तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सर्विस वाले वो हो गए, हाँ हाँ पढ़ाया था ना मैंने आपको, फैक्ट्री ओवरहेड्स में टूल रूम, इंजीनियरिंग का रूम, पोल्यूशन कंट्रोल का, ये सारे कहाँ जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, तो दिस विल कम अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैम ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव के ओवरहेड्स जो कि फैक्ट्री से रिलेट करते हैं, मतलब प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, दिस एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डन। उसके बाद जर्नल ऑफिस ओवरहेड्स, ये कहाँ जाएंगे, एडमिन के ओवरहेड्स जो कि जर्नल नेचर के थे, जो कि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन थे। मैम सेल ऑफिस की सैलरी, सेल ऑफिस के एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर। आगे आ जाओ जी, खत्म होने वाला है बस, आगे आ जाओ। सैलरी जो मैंने पे करी है फंक्शनल मैनेजर्स को, फंक्शनल मैनेजर्स को मैंने सैलरी पे करी, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर को, फाइनेंशियल अकाउंट के, सेल एंड मार्केटिंग के, तो ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, या आपके एडमिन के अंदर जाएगा। और ये जो आपका प्रोडक्शन कंट्रोल जो मैनेजर को आप सैलरी पे कर रहे हो, बताओ ये कहाँ पे जाने वाला है, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली मैम प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, इसका मतलब क्या है, ये एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन के अंदर जाने वाला है। ये आपको डिफरेंस पता है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ऐसे खर्चे जो कि फैक्ट्री के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, एडमिन का खर्चा जो फैक्ट्री में हो रहा है, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, QRACP में ए वाला पार्ट है ये, और ये कौन सा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो वाला पार्ट है, ठीक है। सैलरी पे टू जनरल मैनेजर, जो मैं सैलरी पे कर रही हूँ किसको, जनरल मैनेजर को, कहाँ जाएगी, एडमिन के खर्चों में। कहीं पे फैक्ट्री लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए एडमिन का खर्चा कौन सा, जर्नल वाला। पैकेजिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, मैम QRACP के पी वाले पार्ट के अंदर जाएगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगर आप अपने, सुन रहे हो, अगर आप अपने फिनिश्ड गुड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मैम डिस्ट्रीब्यूशन वाली कॉस्ट, पैकेजिंग पैक करके दे रहे हो ताकि फिनिश्ड गुड्स को मैं एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो इसका मतलब क्या, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएगा। वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग वाले खर्चों की बात कर रहा है। फी पे टू लीगल एडवाइजर्स, ये एडमिन का खर्चा, विट इज जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो ऑडिटर को पे कर रहे हैं वो भी एडमिन का, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कर रहे हैं वो भी एडमिन का। दीज आर ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर ये क्या बात आ गई, ये आ गई मेरी क्लोजिंग स्टॉक्स की,
ये बात आ गई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है सेल ऑफ स्क्रैप या वेस्ट जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू जनरेट हुआ था। 10,000 रुपये का वो है जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू जनरेट हुआ था। ये QRACP में C वाला पार्ट है, क्रेडिट फॉर रिकवरीज। मैम ये रॉ मटेरियल की सेल नहीं है, नहीं है ना। रॉ मटेरियल की सेल होती तो स्पेसिफिकली लिख के देते। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट निकला उसको मैंने बेचा तो 10,000 रुपये मिले, तो ये मैं माइनस करके दिखा दूंगी। सेल्स मुझे ऑलरेडी गिवन है 50 लाख की। मुझे करना क्या है, मुझे अबव कॉस्ट शीट का डेटा प्रिपेयर करके क्या बनानी है, कॉस्ट शीट बनानी है जिसके अंदर प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP, COGS और कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे दिखानी है। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये 5 चीज़ें जो है वो आपका एग्जामिनर चेक करता है, इसका आंसर आपका आना चाहिए परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट तरीके से। तो जो अभी तक इस चीज़ को समझ पाया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाने वाली है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, फॉर्मेट ईयर आप बस वैल्यूज पुट करनी है अपना, यहाँ पे नरेशन जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है वो लिख के वैल्यूज पुट करनी है। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, अगर किसी पॉइंट में कहीं अटक रहे हो तो एक बार सुन लो इस चीज़ को फिर भी कोई डाउट आ गया तो मुझसे पूछ लेना। अब कुछ नहीं है, इसके बाद जो बचा सिर्फ एडिशन आपको करके दिखाना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया ना, कोई इसके अंदर दिक्कत तो है नहीं। अब बताओ कोई ऐसा पॉइंट था जो आपको नहीं पता था। मैम ये ओपनिंग, ये परचेज, ये GST वाला कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि IT से अवेलेबल है। ये फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है। ये वेजेस जो कि फैक्ट्री वर्कर को है, फैक्ट्री वर्कर को जो चीज़ें दी जा रही है, चाहे फैक्ट्री के वेजेस हो, बोनस हो, PF ESI में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी, ठीक है जी। उसके बाद पावर एंड फ्यूल के लिए पैसा दिया हमने, रॉयल्टी के लिए दिया, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, मोल्स पैटर्न कर लिया, जॉब वर्क कर लिया। उसके बाद डेप्रीसिएशन ध्यान से देखना कौन सा कहाँ पे जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस ध्यान से देखना, सुपरवाइजर को सैलरी क्या है मैम, इनडायरेक्ट लेबर को सैलरी जो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगी, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने तीनों का बताया था आपको। देखो अगर मैं आपको याद दिलवाने की कोशिश करूँ तो इंश्योरेंस कहाँ पे गया आपका, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, तीनों आपके फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आते हैं। और जो सर्विस डिपार्टमेंट का दिखा रही थी मैं आपको, टूल रूम, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, ठीक है ना। डन है। एक्सपेंसेस ये दोनों क्वालिटी में, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ये वो रहा फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कि फैक्ट्री से रिलेट कर रहे थे, जर्नल ऑफिस ओवरहेड जो कि फैक्ट्री से रिलेट नहीं करते, जर्नल है ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। उसके बाद ये जो तीनों सैलरीज है किस किस में कौन सी जाएगी, सेल्स एंड मार्केटिंग में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेटिव, और प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सैलरी अगर हम दे रहे हैं जनरल मैनेजर को, क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जनरल मैनेजर बेटा अच्छे लेवल की पोस्ट होती है, एक किसी कंपनी का GM बनना, वो बेसिकली ओवरऑल फंक्शनैलिटी देखता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विच इज जनरल इन नेचर। पैकेजिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, ये P में जाएगा, और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस अगर हम पे कर रहे हैं सेल्स स्टाफ को, परफॉर्मेंस बोनस सेल्स स्टाफ को, तो ये कहाँ जाएगा, अगेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। जो वेजेस हम दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम फी पे कर रहे हैं लीगल एडवाइजर्स को, ऑडिटर्स को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जाएगा। और ये मेरा सारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। स्क्रैप जो था प्रोडक्शन के प्रोसेस से जो निकला था, क्रेडिट फॉर रिकवरी C से ये माइनस हो जाएगा। बस आपको कॉस्ट शीट बना के प्रिपेयर करके दिखानी है। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, इससे मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसके अंदर आपके कंप्रीहेंसिवली सारे के सारे जो पॉइंट्स है बेटा वो टच हो गए हैं। चलो बेटा, अब हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी वो तो समझ ली, पर अब हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट शीट बनाने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले चीज़ आपको पता ही है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट साथ साथ मेरे साथ करते रहना ताकि आपको फॉर्मेट लर्न होता चला जाए कि हम कैसे करेंगे। चलो सबसे पहले क्या आता है आपको खुद बताना है। सबसे पहले क्या आता है मैम, सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है बताना ज़रा। सबसे पहली चीज़ जो कॉस्ट शीट के अंदर आती है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक कब का लेंगे मैम, ओपनिंग स्टॉक लेंगे हम 1 अप्रैल 2021 का, ठीक है जी। इतना पुराना क्वेश्चन पुराना नहीं है, आप ये देखो कि कंप्रीहेंसिव चीज़ें सारी इसके अंदर कवर हो रही है। फिर क्या करते थे, इसके अंदर हम ऐड करते थे हमारी परचेजेस, और क्या करते थे, लेस करवाते थे इसके अंदर से हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक लेस करवाया करते थे, जो कि कब का होगा, 31 मार्च 2022 का वो क्लोजिंग स्टॉक मेरा होगा। तीनों की वैल्यूज़ बता दो मुझे फटाफट से, तीनों की वैल्यूज़ बता दो। सबसे पहले तो मैम ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितने का है, 3,60,000 का। उसके बाद मैम ये मेरी परचेजेस कितने की है, 20 लाख रुपीज़ की है, 3,60,000 और 20 लाख। क्लोजिंग स्टॉक बताना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 2,30,000, ठीक है जी। इधर आ जाओ,
कितने कितनी वैल्यूज़ है मैम? 3,60,000 इज़ द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस कितने की है मैम? 20 लाख रुपीज़ की मेरी परचेजेस है। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का देखा था अभी हमने? क्लोजिंग स्टॉक देखा है 2,30,000 का। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक मैंने माइनस करा दिया 2,30,000। क्या और भी कुछ है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर? मैम मुझे कुछ याद तो आ रहा है, कुछ फ्रेट इनवर्ड टाइप का था। हाँ ये रहा ना, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कितना है? 2,20,000 रुपीज़ का। ठीक है जी, तो आप इसके अंदर क्या दिखाओगे? कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड। प्लस कर दो कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड। ठीक है, कितने का? 2,20,000 का। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,20,000। परफेक्ट है। अब बस और बताओ और क्या था मैम? सबसे इजी है, फटाफट से चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में ये हो गया। मैम जीएसटी वाला था, इसको ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इसका मुझे इनपुट मिल रहा है। अगर मुझे इनपुट नहीं मिला होता तो मैं इसको ऐड कर देती, पर यहाँ पे इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का था, हमने फ्रेट इनवर्ड्स भी कर लिया और उसके बाद तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, तो बस इसका टोटल लगा दो। फटाफट से इसका क्या लगा दो? टोटल लगा दो। तो कितना आएगा? कैलकुलेटर उठा लो अपना। 3,60,000 प्लस आपका 20 लाख प्लस आपका 2,20,000 माइनस 2,30,000, मेरा कितना आ रहा है? 23,50,000 आ रहा है। क्या आप सभी का भी यही आ रहा है? 23,50,000। 23,50,000 हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्या चीज़ ऐड करते थे मैम? डायरेक्ट लेबर। लेबर के जितने खर्चे हैं उनको ऐड करो, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर हो गया कॉस्ट। चलो जी, लेबर के जितने खर्चे उनको ऐड करवाओ। मैम लेबर के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये आ रहा है, वेजेस पेड टू फैक्ट्री लेबर 8 लाख रुपए के। फिर उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन हमने किया है पीएफ और ईएसआईएस 80,000 रुपये। फिर उसके बाद जो हमने उसको बोनस पे किया है 40,000 रुपये। तो 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 40,000, 9,20,000 रुपये के हमारे यहाँ पे लेबर के खर्चे आएंगे। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ क्या आएगा? वेजेस। वेजेस जो हमने पे करी है, वेजेस पेड कितने की है जी? 8 लाख की। उसके बाद एक वैल्यू थी 80,000 की, जिसके अंदर क्या था? हमने कंट्रीब्यूशन किया था पीएफ के अंदर, कंट्रीब्यूशन टू, पूरा लिखना आप, पीएफ ईएसआईएस। और तीसरा क्या था? जो हमने उसको बोनस दिया था, कितने का दिया था? 40,000 रुपीज़ का। ठीक है, इन सबको टोटल कर लो, कितना आएगा आपका? 9,20,000। ये भी काम हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा मैम आता है मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, अब तीसरी बारी आई मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। ठीक है जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं। चलो, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या है देखो, यहाँ पे हमने मार्क कर रखा है। मैम रॉयल्टी जो हम पे करें डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी 2 लाख की। मैम जो हमने अमाउंट पे करी है पावर एंड फ्यूल के लिए जो डायरेक्टली चार्जेबल है, कितनी की अमाउंट है? 3 लाख रुपए की, वो आएगी। मैम जो हमने मोल्ड वगैरह के लिए दिए हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी? गिवन 1,60,000 रुपये है, पर मैं 80,000 रुपये कंसीडर करूंगी। रीजन बीइंग क्योंकि उसने 1,60,000 रुपये जो कॉस्टिंग है वो 2 साल की बताई है। मैं 1 साल की कॉस्टिंग बना रही हूँ तो डिवाइड बाय 2, 80,000 रुपये की मेरी ये वैल्यू आएगी। उसके बाद जो मैंने जॉब वर्कर्स को दिया है 1 लाख रुपए, कितने हो गए बताना ज़रा? 2 लाख और 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6,80,000 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, चलो फटाफट से लिखना स्टार्ट कर दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। मैम एक तो था रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, एक था मेरा रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। कितने की वैल्यू आ रही थी रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन की? 2 लाख की। ठीक है, और क्या था? उसके बाद मैम पावर एंड फ्यूल था मेरा, पावर एंड फ्यूल कितनी की वैल्यू थी? 3 लाख की। उसके बाद और क्या था मैम? एक मेरे मोल्ड्स वाले थे, मोल्ड्स एंड पैटर्न, जिसकी वैल्यू मैं 50% कंसीडर करूंगी और इसका एक नोट डालकर आ जाना। 1,60,000 थी, वैल्यू कितनी आ जाएगी कम होके? 80,000 रुपये। और लास्ट क्या था? जॉब वर्कर्स को जो मैंने अमाउंट पे करी है 1 लाख रुपीज़ की, तो ये मेरी वो वाली अमाउंट आ जाएगी 1 लाख की। टोटल बताना कितना हो जाएगा? 6,80,000। डन है, 6,80,000। बस तीनों वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अब फटाफट से मैं क्या दिखा दूंगी? अपनी प्राइम कॉस्ट। इन तीनों का ऐड कर और आपकी क्या निकल कर आ जाएगी सामने सामने? प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी, प्राइम कॉस्ट करना 23,50,000 प्लस 9,20,000 प्लस 6,80,000, मेरी प्राइम कॉस्ट आ रही है 39,50,000। क्या आप सबकी भी यही प्राइम कॉस्ट आ रही है? परफेक्ट है। ठीक है जी, 39,50,000 की मेरी प्राइम कॉस्ट आ रही है। अब क्या करते थे इसके अंदर प्राइम कॉस्ट में ऐड क्या करते थे मैम? प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते थे फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगी फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या वैल्यू जाएगी वो ऑलरेडी हमें पता है, एक लाइन से सारी लिखनी स्टार्ट कर दो। चलो जी, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। ठीक है,
अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या जाएगा, ये भी वैल्यू हो जाएगी स्टोर एंड स्पेयर्स की 40,000 की, ठीक है। उसके बाद स्टोर एंड स्पेयर्स के पास डेप्रीसिएशन जाएगा मेरा प्लांट एंड मशीनरी का और फैक्ट्री बिल्डिंग का 24,000 और 16,000 रुपये, ठीक है। ठीक है जी, आगे चलो। यहाँ पे आपका आएगा क्या, सबसे पहले तो आपका आएगा स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो हमने कंज्यूम करे हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, परफेक्ट है जी। कितनी की वैल्यू थी मैम, मेरी वैल्यू जो मुझे याद आ रही है 40,000 की थी। आगे आगे मैं दिखाऊंगी डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन दोनों चीज़ों के ऊपर, एक तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे भी और दूसरा मेरा प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी, क्योंकि दोनों ही मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आती है। प्लांट एंड मशीनरी आप पूरा लिखना और यहाँ पर लिखना फैक्ट्री की बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन कितना है चेक कर लेते एक बार फिर से, कहीं हमारी वैल्यू गलत ना हो जाए। चलो सबसे पहले 40,000 ये परफेक्ट है, 24,000 और 16,000, प्लांट एंड मशीनरी 24 और वो हमारा 16, ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी 24,000 और फैक्ट्री की बिल्डिंग 16,000 रुपये, ये भी हो गया। अब उसके बाद आगे चलो, आगे क्या गिवन है, आगे आपको कह रहे हैं यहाँ पे सैलरी पेड टू सुपरवाइजर 24,000 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी। क्यों, सुपरवाइजर एक तरीके की मेरी इनडायरेक्ट लेबर को मैं सैलरी दे रही हूँ, ठीक है जी। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो मैंने सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए किया है वही कंसीडर करूँगी, विच इज़ 32,000 का। तो 24,000 रुपये का मेरा सुपरवाइजर को जो सैलरी है और 32,000 रुपये का जो मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ठीक है। कर लोगे, चलो यहाँ पे लिखो मैम सैलरी टू सुपरवाइजर, सैलरी टू सुपरवाइजर कितनी आ रही है मेरी 24,000 रुपये की, सैलरी टू सुपरवाइजर 24,000 और 32,000 का मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ रहा है RNM, ढंग से लिखना, ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेरा आ रहा है ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी, ये पूरा आप लिख लेना। अब उसके बाद आगे चलते हैं और आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे तो कुछ और है नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ आ जाओ। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम तीनों का मिला के कितना है 48,000, चेक भी कर लो। कभी कभी ना ऐसा नहीं करना कि अंधाधुन भाई वैल्यू है डाल दो, कभी कभी चेक भी कर लेना, कैलकुलेटर आपके पास है, 1 मिनट लग रहा है आपको चेक करने में। 24,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000 कितनी वैल्यू है 48,000, परफेक्ट है जी, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000 का आपने फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दिया। और क्या जाएगा आपका मैम, ये एक्सपेंसेस जाएंगे पोल्यूशन कंट्रोल वाले, ये रे आपके पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, ये जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे होते हैं 15,000 के, ये वो जाएंगे। तो 48,000 का इंश्योरेंस और 15,000 के मेंटेनेंस के खर्चे। चलो आ जाओ, आपका यहाँ पे आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम तीनों का एक साथ लिख देते हैं हम, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री की बिल्डिंग और तीसरा क्या है मेरा रॉ मटेरियल और WIP, रॉ मटेरियल एंड WIP। कितनी थी वैल्यू मेरी टोटल 48,000 की, परफेक्ट है जी। उसके बाद क्या है एक्सपेंसेस फॉर पोल्यूशन, एक्सपेंसेस फॉर पोल्यूशन वाले पूरी लाइन लिख लेना, कुछ भी नहीं है, बस एक बार आपको क्लासिफिकेशन ठीक से करनी है, क्लासिफिकेशन आपकी ठीक हो जाएगी तो बस आपको चीज़ें लिखती जाना और कुछ नहीं है। एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू कितनी मुझे याद है 15,000 थी, ठीक है जी। अब और ढूंढो, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या है जो कुछ बचा हुआ हो, यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे तो और कुछ दिख नहीं रहा, ये वाली वैल्यू भी मैंने कंसीडर कर ली, ये सब चीज़ें मेरी हो गई, ठीक है जी। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में आगे क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आगे तो और कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो बस इसका लगा दो आप टोटल, इसका लगा दीजिए आप टोटल, ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल लगाओ फटाफट से, कितनी आ रही है मैम, वैल्यू आ रही है 40,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस 24,000 प्लस 32,000 प्लस 48,000 प्लस 15,000। आपकी जो टोटल वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है बताना ज़रा, 1,99,000, ठीक है जी। फटाफट से यहाँ लिख दो 1,99,000। तो अब क्या निकल कर आ जाएगा मैम, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होके क्या बन जाएगी मेरी बताना ज़रा, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। क्या बन जाएगी मेरी, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ठीक है। इसके अंदर जब मैं WIP की एडजस्टमेंट करूंगी तब मेरी नेट वर्क कॉस्ट निकल कर आएगी। तो 1,99,000 प्लस 39,50,000, ये वैल्यू कितनी आ रही है 41,49,000। सब बच्चे यहाँ तक पहुँच गए, 41,49,000 डन, ठीक है जी। हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे WIP के एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे करेंगे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक
ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, पूरा लिख लोगे? लिख लेंगे मैम, वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। पता है क्या, जितना अपने आप को अवॉइड करोगे ना शॉर्टकट्स लिखने से, उतनी ही अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन बनेगी। बिकॉज आप ये सोचो कि आप समझ के चलो कि जो आपका पेपर चेक कर रहा है ना वो ब्लैंक है, उसको नहीं पता कि WIP से आप क्या कहना चाहते हो, तो उसको लेना इतना सीमलेस बना दो चीज़ें कि उसको लगे कि भाई हाँ मैं कहाँ नंबर काटूँ, मतलब वो खुद सोचो उस चीज़ के लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कितना ही टाइम एक्स्ट्रा लगने वाला है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी सबकी। चलो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मुझे बता दो WIP का क्या क्या आ रहा है। मैम ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 1,85,000, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 1,60,000, ठीक है। चलो लिख दो फटाफट से यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 1,85,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 1,60,000, जो मैंने माइनस कर दिए। तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है मेरा, 185 में से 160 चले गए बस, ठीक है। ये मेरी आएगा 25,000 रुपये, डन है। 25,000 रुपये ऐड करके ये मेरी क्या निकल कर आ जाएगी यहाँ पे, ये मेरी निकल कर आएगी आपकी नेट वर्क्स कॉस्ट। अब क्या करेंगे इसके अंदर, QRACP, QRACP। अब देखो मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, हो सकता है कि आप जो बुक प्रेफर कर रहे हो उसके अंदर प्रेजेंटेशन क्या है कि ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं है, आपका क्वालिटी वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा यहीं ऐड हो रखा है। बेटा सिर्फ प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, आप चेक करना आपका भी आंसर मेरे वाले आंसर से मैच करेगा अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये देखा है कि मैं जो आपको पैटर्न करा रही हूँ बेटा वो कंप्रीहेंसिव है, वो आपकी बिल्कुल एक डिटेल्ड कॉस्ट शीट है। तो आप शॉर्टकट वाली भी ले लो, ये वाली भी ले लो, आंसर मैच है, पर एक अच्छा इंप्रेशन का रहता है आप चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाओ, एक सीक्वेंस में डिटेल्ड में दिखाओ, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, QRACP। तो Q से क्या मेरा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। सबसे पहले क्या क्या आएगा इसके अंदर, मैंने मार्क कर रखे थे क्वालिटी वाली चीज़ें, इधर आ जाओ, क्वालिटी वाली चीज़ें मैंने मार्क कर रखी थी मैम। एक तो ये रहे एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज़, ठीक है जी 12,000, और एक जो मैंने सैलरी पे करी है क्वालिटी के स्टाफ को 18,000, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, लिख दो फटाफट से 12,000 और 18,000। मैम यहाँ पे आएगा आपका 12,000, 18,000, ठीक है। एक्सपेंसेस फॉर क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ और सैलरी टू क्वालिटी स्टाफ, ठीक है जी। सैलरी टू क्वालिटी का स्टाफ को जो हमने सैलरी पे करी है, ठीक है। ये हो गया मेरा यहाँ पे सैलरी टू क्वालिटी स्टाफ। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, चलो कोई नहीं ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा क्वालिटी वाला हो गया, अब सेकंड क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पूरा लिख लेना, ठीक है। चलो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कितनी 14,000 रुपीज़ की। तो R&D वाली एक तो ये हो गई, ठीक है जी। आ जाओ R&D पे लिखना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है जी। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो मैंने R&D करी है कितनी, 14,000 रुपीज़ की, 14 ही है ना जी। अब उसके बाद क्या है, Q हो गया, R हो गया, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो सारे एडमिन के खर्चे जोड़ दो जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एडमिन का खर्चा फैक्ट्री से जो रिलेट करता है, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री विच मीन्स एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन 20,000 रुपीज़। और कहाँ कहाँ पे है, ये रहा एक मैम सैलरी जो हम पे कर रहे हैं प्रोडक्शन कंट्रोल को, ठीक है जी, एक ये वाला खर्चा होगा मेरा, और तो कोई नहीं दिख रहा, और तो कोई नहीं है, ठीक है। तो दो ही खर्चे होंगे मेरे एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन के अंदर। इधर आ जाओ, इधर लिखो एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कौन कौन से दो खर्चे इसके अंदर आएंगे जी, कौन कौन से दो खर्चे एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन के अंदर आएंगे मैम। एक मैंने देखा है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स जो कि फैक्ट्री से रिलेट करते हैं, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, ठीक है। और दूसरा कौन सा खर्चा था मैम, दूसरा एक था जो हमने सैलरी पे कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर को, सैलरी टू प्रोडक्शन मैनेजर। दोनों की मुझे वैल्यूज एक बार क्रॉस चेक करके बता दो कितनी है, ठीक है जी। दोनों की वैल्यूज बता दो। प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर की सैलरी कितनी है, 18,000 की है, और एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में ये कितना है, 20,000 का, 20,000 और 18,000, ठीक है। 20,000 यहाँ पे आ जाएगा, और आगे बताओ 18,000 यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है मैम, QRAC रह गया। सी क्या है, लेस होगा आपका क्या, क्रेडिट फॉर रिकवरीज। लेस क्या होगा आपका, क्रेडिट फॉर रिकवरीज। जो भी आपने स्क्रैप सेल करी है उसकी बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिट फॉर रिकवरीज विच मीन्स सेल ऑफ स्क्रैप। मैम जब तक क्वेश्चन साफ साफ मुझे चीख चीख के नहीं बताएगा कि वो रॉ मटेरियल का है, तब तक मैं उसको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम यहाँ से माइनस नहीं करवाऊंगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस कितने की, 10,000 रुपये की। ठीक है, डन है। सेल ऑफ स्क्रैप यहाँ पे आ जाएगी मेरी, यहाँ पे लेस करके दिखा दूंगी मैं 10,000 रुपीज़। मैम लास्ट पी से, QRACP, पी से क्या है मेरा, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, मेरी प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट में यहाँ पे ऐड करूँगी। जी बताना प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, मैंने मार्क करवा रखी है आपको। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट ये रही, 8,000 रुपीज़ की मेरी प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट है। ठीक है जी, 8,000 रुपीज़ की मेरी प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ऐड कर दिए 8,000 रुपीज़ बस, और तो कुछ नहीं रह रहा। ठीक है, अब इसको टोटल लगा दो फटाफट से, कितना आएगा मैम, 12,000 प्लस 18,000 कितना हो गया, 30,000 प्लस 14,000 प्लस 20,000। ठीक है, प्लस मेरा 18,000 माइनस का 10,000 और प्लस का 8,000, टोटल आ रहा है मेरा 80,000 का। बताना, टोटल आ रहा है मेरा यहाँ पे 80,000 रुपीज़ का। परफेक्ट है जी, टोटल 80,000 रुपीज़। नेट वर्क कॉस्ट हो गया, QRACP हो गया। इसके बाद ये क्या निकल कर आएगा मेरा, यहाँ पे निकल कर आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ COP। मैम नेट वर्क कॉस्ट में जब मैं QRACP के एडजस्टमेंट करूँगी तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज COP निकल कर आएगा। तो लगा दो टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका, यहाँ पे नेट वर्क कॉस्ट की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आई है, 41,49,000 प्लस 25,000 कितनी हो गई, 41,74,000। डन है जी, ये हो गया 41,74,000 प्लस 80,000। अब वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 42,54,000। आगे चलें, अब क्या करेंगे मैम, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड पूरा लिख लेना, माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। दोनों ही वैल्यूज मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड की और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड की। जिस बच्चे को सीक्वेंस, अच्छा मुझे बताना, अपने फॉर्मेट से करना, क्या आपका आंसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सेम ही आ रहा है? ऑफ कोर्स मैम सेम ही आएगा। जब मुझे पता है ये सारी चीज़ें ऐड होनी है, तो बस आप चाहे पहले करो चाहे आप बाद में करो, चाहे आप QRACP को पहले दिखा देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, समझ रहे हो, यहाँ पे ही दिखा देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में, चाहे आप बाद में दिखाओ, बात तो एक ही है ना, ऐड तो हो ही रहा है ना वो चीज़, बस ये चीज़ है। ठीक है, ये वाली प्रेजेंटेशन भी करोगे, कोई गलत वाली बात नहीं है, बिल्कुल राइट सही प्रेजेंटेशन है और नंबर पूरे पूरे मिलेंगे आपको। चलो अब आगे क्या है, आगे हम ये देख रहे थे फिनिश गुड का। ठीक है जी, फिनिश गुड का जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 2,20,000 का, फिनिश गुड का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 3 लाख का, तो 2,20,000 और 3 लाख। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाओ, 2,20,000 ऐड होगा और 3 लाख रुपीज़ मेरा लेस होगा, विच मीन्स नेगेटिव में जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 80,000 की। ठीक है, 2,20,000 ऐड और 3 लाख मेरा हो जाएगा लेस। ओके है, चलो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42,54,000 माइनस 80,000 कितना आ जाएगा, 41,74,000 विच इज़ वॉट, विच इज़ माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या करूँगी, अपने 3 खर्चे ऐड करूँगी जो कि फैक्ट्री से रिलेट नहीं करते, विच आर एडमिन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। अब मेरी चॉइस में मैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ दिखा सकती हूँ, बिकॉज थोड़ा ईजी हो जाता है वो चीज़, समझ रहे हो, ईजी रहती है। चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या दिखाऊंगी मैं यहाँ पे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो कि जर्नल नेचर के हैं, जो कि प्रोडक्शन से आपके रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस देखते चलो कौन कौन सी रह गई है, उनको मार्क करते हैं। यहाँ पे तो आई गेस इस पेज की सारी चीज़ें हो गई। यहाँ आ जाओ मैम, ऑफिस की बिल्डिंग का जो डेप्रीसिएशन है वो एडमिन के खर्चों में जाएगा ऑब्वियसली। मैम जो डायरेक्टर व्हीकल यूज़ करते हैं, डायरेक्टर महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर जो आते हैं उनके व्हीकल का डेप्रीसिएशन ऑफकोर्स एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन के अंदर जाएगा। तो डेप्रीसिएशन में पहले ऑफिस की बिल्डिंग और व्हीकल पर डाल लो 10,000 रुपये। ठीक है, डेप्रीसिएशन के अंदर सबसे पहले आ जाओ, डेप्रीसिएशन कैसे, ऑन ऑफिस की बिल्डिंग, ठीक है जी, और ऑन व्हीकल्स यूज बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स
व्हीकल, उस पर डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा जी? 10,000 एंड 10,000, 20,000 का मेरा डेप्रीसिएशन आएगा। आगे चले, आगे चलो। अब आगे क्या है यहाँ पे? ये हो गया। फिर उसके बाद क्या? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा जो कि ऑफिस की बिल्डिंग के लिए है। ये रहा मैम, ये तो सेल ऑफिस की बिल्डिंग है, ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। जो डायरेक्टर व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा 2,000 रुपये का। ठीक है जी। व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर्स, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, तो यहाँ पे आ जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन व्हीकल्स यूज बाय डायरेक्टर्स। व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर, उसका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कितना है? 2,000 रुपये का। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कोई खर्चा दे रखा है? ये रहा मैम, जर्नल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज़ के। ठीक है जी। तो यहाँ पे आओ, जर्नल ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो कि जर्नल नेचर के हैं 40,000 रुपीज़ के। डन है, 40,000 यहाँ पर आ गया। अब आगे चलो, आगे क्या है यहाँ पे? आगे यहाँ पे दे रखा है, ये रहा, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में जो बंदे बैठते हैं उनकी सैलरी 16,000 रुपये की। ठीक है जी। और फिर उसके बाद सैलरी जो कि जनरल मैनेजर की है 25,000 रुपये की। तो 16,000 और 25,000 रुपये। ठीक है जी। 16,000 और 25,000। यहाँ पे सैलरी किसकी जा रही है 16,000 के अंदर? जो मेरे फाइनेंस के पर्सन्स हैं, सैलरी फाइनेंस एंड अकाउंट्स वालों की, फाइनेंस एंड अकाउंट्स वालों की। और नीचे जो सैलरी जा रही है वो किसकी है? जर्नल मैनेजर की, सैलरी टू जीएम, जर्नल मैनेजर। ठीक है। ये 25,000 रुपये यहाँ लिख देते हैं। डन है जी। आगे चलो, आगे और क्या गिवन है? आगे जी गिवन है हमें, और कहाँ पे? ये रहा, फ़ी टू ऑडिटर, फ़ी टू लीगल एडवाइज़र, फ़ी टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कितनी है? 4,000, 8,000, 5,000। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, 4, 8 और 5। ठीक है। लिखो यहाँ पे 4,000, 8,000 और 5,000। क्या क्या है? फीस है सारी। ये चेक कर लेते हैं किस किस की है। ये तो शायद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की है, आईडी की फीस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उससे ऊपर की ऑडिटर और लीगल एडवाइज़र की होगी। फीस टू ऑडिटर्स, फीस टू लीगल एडवाइज़र्स, मतलब जो लॉयर्स वगैरह हो गए। ठीक है जी। सारा ऐड हो गया। बताओ कुछ रह तो नहीं रहा? चेक कर लेते हैं मैम। अब देखो यहाँ पे आओ, क्या कोई एडमिन का खर्चा रह रहा है? एडमिन एडमिन एडमिन, ये सारे सेलिंग के बचे हुए, बाकी सब मेरे हो गए। ठीक है जी। अब इसका लगा दो फटाफट से टोटल कितना आएगा मैम? 10,000 प्लस 10,000 20,000 हो गए, प्लस 2,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000 प्लस 25,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000। ये टोटल आ रहा है मेरा 1,20,000 का। आप सबका भी यही आ रहा है? 1,20,000, 1,20,000 आप सबका भी ये आ रहा है? परफेक्ट है जी। अब दूसरा क्या ऐड करूँगी मैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे में एक साथ ऐड कर दूँगी, बस मेरा काम बन जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इधर आ जाओ, यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एक साथ लिख के बेनिफिट है, क्योंकि मुझे बाइफिकेट करने पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो बच गए वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मैम क्या ये वाली कौशिक पेपर में है कि बेटा ऐसी नहीं आएगी? क्योंकि ना इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आएगी इसी टाइप की, पर आपके पॉइंट्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है। अब जो बच गया उस पर फोकस करो, जो आपका बच रखा है। मैम इधर तो देखो, डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स 10,000 रुपये। ठीक है। और जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है सेल ऑफिस बिल्डिंग का और डिलीवरी व्हीकल्स का 16,000 और 2,000। ठीक है। फटाफट से लिखो, यहाँ पे लिखो डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स। ठीक है। डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स। और दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसका? डिलीवरी व्हीकल्स का, सेल ऑफिस बिल्डिंग का, सेल ऑफिस बिल्डिंग और डिलीवरी व्हीकल। एक क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना साथ साथ में, तो फिर मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी, एक कम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिस। ठीक है। चलो एक बार वैल्यूज़ मैच कर लेते हैं। मैम ये था अच्छा ये 10,000 रुपये है डिलीवरी व्हीकल का डेप्रीसिएशन, और यहाँ पे है 16,000 और 2,000। ठीक है जी।
10,000, 16,000 और 2,000। इधर आ जाओ। 10,000, 16,000 और 2,000। हो गया जी, परफेक्ट है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्या है इसके अंदर, आगे क्या बचा हुआ है? ये वाली पूरी लाइन हो गई 16, 2,000, ये भी परफेक्ट हो गया। ठीक है, और तो कुछ मेरे ख्याल से इस पेज पे अब बचा ही नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे इधर गिवन है सेल ऑफिस सैलरीज एंड सेल ऑफिस एक्सपेंसेस, 32,000 और 12,000। सेल ऑफिस सैलरीज, सेल ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है जी, सेल ऑफिस सैलरीज, सेल ऑफिस एक्सपेंसेस, 32,000, 12,000। डन है, हो गया जी। 32,000, 12,000 डन हो गया। 32, 12 डन। ये भी सारी वैल्यूज हमारी मैच हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, सेल एंड मार्केटिंग वाले पर्सन को जो हमने सैलरी पे करी है 24,000 रुपये की, सेल एंड मार्केटिंग वाले पर्सन को जो सैलरी पे करी है हमने 24,000 की। ठीक है, 24,000 सैलरी टू सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, सैलरी जो हमने पे करी है सेल्स एंड मार्केटिंग वाले को 24,000 रुपीज़ की। अब आगे चलते हैं। आगे क्या गिवन है? आगे हमें गिवन है, ज़्यादा हो गई क्या वैल्यूज़? 24,000। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे गिवन है बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स। आपके जो फिनिश गुड्स थे आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया। ठीक है जी, 12,000 रुपये का आपका वो खर्चा यहाँ पे निकल कर आया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, इसके बाद आपने जो परफॉर्मेंस बोनस पे किया है सेल के स्टाफ को 5,000 रुपये का, तो 12,000 और 5,000 आपकी दो वैल्यूज़ यहाँ पे राइज हो गई। 12,000, 5,000। यहाँ पे 5,000 में क्या है, बोनस टू सेल स्टाफ, परफॉर्मेंस बोनस दिया हमने सेल के स्टाफ को। और यहाँ पे क्या है, ये 12,000 रुपये जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन है फिनिश गुड्स का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स। ये दोनों वैल्यूज भी मेरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आगे चलो। उसके बाद आगे है वेजेस जो हमने पे करे हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज है। 5,000 रुपये के वेजेस हमने पे करे हैं। बस मेरे ख्याल से इसके बाद तो और कुछ नहीं बचा। 5,000 रुपये के मैंने वेजेस पे करे हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ को, वेजेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वेजेस टू डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में इंडल्ज है, एम्प्लॉयज़। 5,000 रुपीज़ के मेरे यहाँ पे वेजेस भी आ गए। इसके बाद मेरे ख्याल से तो कुछ और छूटा नहीं है। लगा दो जी फटाफट से, इसका टोटल लगा दो फटाफट से। कितना आएगा? 10,000 प्लस 16,000 प्लस 2,000 प्लस 32,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 505, 10,000। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 1,18,000। ठीक है, अब क्या बन जाएगी मेरी यहाँ पे, जो बन जाएगी ये मेरी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा? यहाँ पर सबका टोटल लगा दो मैम। 41,74,000 प्लस 1,20,000 प्लस आगे कितना है यहाँ पे 1,18,000। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल कर आ रही है वो आ रही है 44,12,000 की। ठीक है जी, 44,12,000 की मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल कर आएगी। इसमें क्या ऐड करूँगी मैं? प्रॉफिट। और सेल्स मुझे ऑलरेडी गिवन है, सेल्स मुझको ऑलरेडी ही गिवन है। सेल्स कितनी है निकाल लेते हैं एक बार। सेल्स मुझे गिवन है जी 50 लाख की, तो जो बीच का डिफरेंस होगा ऑफकोर्स वो मेरा प्रॉफिट होगा, बिकॉज कॉस्ट इतनी लग रही है, 50 लाख की सेल्स हो रही है, तो बीच का डिफरेंस क्या है? वो मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है 5,88,000 का। ठीक है जी, ये मेरा प्रॉफिट आ गया 5,88,000 का, और ये मेरी कॉस्ट शीट जो है वो बन के तैयार। आई होप किसी बच्चे को इस कॉस्ट शीट में कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। और जो भी चीज़ें हैं, जब भी क्वेश्चन रेफर करोगे, जब भी कॉस्ट शीट रिवाइज करोगे, तो इस क्वेश्चन को फटाफट से रेफर कर लेना, ताकि आपको एक बर्ड आई व्यू मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है। ठीक है जी, कोई डाउट कन्फ्यूजन हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझसे पूछ लेना।